Hello everybody, I'm Suzaidua and you're watching my channel as Dua Sir. Today I will start a questionnaire on the chapter 1 The Living World. ये questionnaire मेरे भी चैनल में पहला वीडियो है, तो इसे प्लीज़ आराम से देखें और समझें कि ये नीट सीबीएसई केवीपीवाई एंड ओलंपियाड्स में भी काम आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इसमें आपको 5-5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको बाद में आंसर भी दिया जाएगा। So let's start with the first question. Question number 1. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics. First option is will decrease, second option is will increase, third option is remain same and fourth option is may increase or decrease. मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, जिससे हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है जेनस, जीनस आगे जाते हैं तो हमें मिलता है फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड किंगडम इन अगर हम एनिमल्स में बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स प्लांट्स की किसी बात नहीं हो रही है, तो एक कॉमन टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं आराम से। क्लैपिंग टू दोज हु आर करेक्ट, द आंसर इज विल डिक्रीज। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज में होती है और सबसे कम सिमिलैरिटी किंगडम में होती है। एनिमलिया किंगडम में और अगर हम प्लांटेड किंगडम देखें तो अलग अलग है। अगर हम किंगडम एनिमलिया में देखें बहुत ही कम जैसी चीज़ें हैं, दे आर ऑल यूकारियोटिक, हेटरोट्रॉफिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन स्पीशीज में जब हम आएंगे तो हमें बहुत सारी एक कॉमन सिमिलैरिटी मिलेगी, जिससे हमें आराम से पता चल सकता है कि स्पीशीज देखकर हाँ ये ऐसे ऐसे चीज़ है। अगर हमने कोई स्पीशीज देखी और किसी और का जीनस का स्पीशीज देखी, अगर दोनों सेम हैं तो हम आराम से दोनों की काफ़ी सारी सिमिलैरिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम स्पीशीज से किंगडम होकर हम ऊपर जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। अगर हम स्पीशीज से किंगडम जाएंगे यहाँ पर तो डिक्रीज करेगा, और जब हम किंगडम से स्पीशीज में आएंगे तब सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विल इंक्रीज। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following suffixes are used for units of classification in plant indicates a taxonomic category of a family. एलएस, ओने, एसीए और ए। मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर फैमिली की बात हो रही है, सफिक्सेस की बात हो रही है, मतलब वर्ड्स के लास्ट में जो आए, पहले नहीं लास्ट में जो आते हैं उन्हें कहते हैं। और यहाँ पे वर्ड्स कौन से कैटेगरी के? प्लांट्स के। एनिमल से मत कह दीजिएगा। एनिमल से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि फेलिडे, फेलिस कैक्टस, हमारी जो कैट होती है ये हमारे फेलिडे में आती है, और लायन जो होता है वो भी फेलिडे के अंदर आते हैं। तो लास्ट फेलिडे, कैनिडे, ये जो होते हैं हमें ए ई आता है। तो हम आंसर देख लेते हैं हमारा। इज एसीए। मैं पहले बता दूं कि एसीए इज द सफिक्स फॉर प्लांट्स, एंड एई ये जो होता है ये एनिमल्स के लिए होता है। तो अगर आप देखो आपको पता चलेगा कि फेलिडे, लैपटॉप को लिखना मुश्किल होता है, फेलिडे और कैनिडे लास्ट में ए ई सेम है। ओके, मेक श्योर ऑफ दिस, इसे याद कीजिए तो अच्छा है। ओके,
Next question, please. The term systematics refers to what? Identification and classification of plants and animals, nomenclature and identification of plants and animals, diversity of kinds of organism and their relationship, different kinds of organism and their classification. तो यहाँ मैं बता दूँ कि आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके बारे में फीचर्स जानना, उनके बारे में अच्छे से बता देना कि क्या क्या है उसके अंदर, राइट। और क्लासिफिकेशन मतलब उसको अच्छी तरह से ग्रुप्स में अंदर डालना, जैसे हमारे होमोसेपियंस कौन से ना कैटेगरी में आएंगे, प्राइमेट्स के अंदर आएंगे, कैनिडी के अंदर आएंगे, कार्निवोरा के अंदर आएंगे, किस में आएंगे, तो क्लासिफाई करेंगे हम अच्छी तरह से। तो सिस्टमैटिक्स जो है इसका आंसर है, clapping to those who are correct, diversity of kinds of organism and their relationship। दूसरे दूसरे काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी रिलेशनशिप होती है, उसकी साइंस सिस्टमैटिक्स पढ़ता है, उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनस रिप्रेजेंट्स व्हाट? Genus represents an individual of plant and animal, a collection of plants or animals, group of closely related species of plants and animals, or none of these। तो जीनस में बता दूं कि स्पीशीज का ऊपर वाला जो होता है उसे हम कहते हैं, आंसर टू दोज हु आर करेक्ट, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमने स्पीशीज की बात कर ली है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के इंडिविजुअल के बारे में जानना तो कोई भी जान सकता है। ओके, एन इंडिविजुअल प्लांट एंड एनिमल तो स्पीशीज बता दिया। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हर्बेरियम और बोटैनिकल गार्डन्स भी करते हैं, तो जीनस तो हुआ नहीं। बचा क्या? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरे दूसरे स्पीशीज जैसे कि होमो सेपियंस, पैंथेरा लियो, फेलिस्काटस, ऐसे स्पीशीज होती हैं अलग अलग जिसमें जो कॉमन होती हैं, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, ये जो होते हैं इनकी स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, आसपास के भाई बहन ही हैं, इसलिए ये एक ही कॉमन कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसे हम कहते हैं जीनस। Moving to the next question. The taxonomic unit, phylum, in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? पहला ऑप्शन है क्लास, ऑर्डर, डिविजन और फैमिली। कौन सा? फाइलम जो है एनिमल्स में यूज किया जाता है। मैंने अपनी वीडियो से भी बताया था कि किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन उसके बाद आता है हमारा फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। लेकिन प्लांट्स में फाइलम नहीं बोलते हैं, इनमें से किसी एक को बोलते हैं। फाइंड आउट। So the correct option is, clapping to those who are correct, division। Yes, क्लास, ऑर्डर और फैमिली एक दूसरे दूसरे कैटेगरीज हैं जो प्लांट्स से नहीं एनिमल्स में भी यूज की जाते हैं। क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे और जीनस नेम हो गया हमारे पास होमो एंड स्पीशीज सेपियंस। स्पीशीज और सेपियंस सिमिलर लगते हैं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक डिवीजन ही है जो हम कभी एनिमल्स में यूज नहीं कर सकते, और एक फाइलम है जो हम कभी प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते। एनिमल्स के लिए फाइलम यूज होता है, और फाइलम कॉरिफेरा, फाइलम कॉर्डेटा, और प्लांट्स के लिए यहाँ पर डिवीजन आता है, डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि डिवीजन जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ऐसे हम उनको फाइलम नहीं बोलते, हम उनको डिवीजन बोलते हैं। Moving to the next question. Botanical gardens and zoological parks have what? Collection of endemic species only, collection of exotic living species only, collection of endemic and exotic living species, collection of only local plants and animals। अब आप ध्यान से बताइए
मैं यहाँ से मीनिंग बताता हूँ कि एंडेमिक का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होता है, और एक्सोटिक मतलब बाहर के ना फॉरेन कंट्री से जो आता है। सो द करेक्ट आंसर इज करेक्ट कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। दोनों ही बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की ही लिविंग स्पीशीज नहीं रखी जाती, उसमें बाहर की स्पीशीज भी और उसके एरिया की स्पीशीज भी रखी जाती हैं, वो भी लिविंग। बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क दोनों ही लिविंग स्पीशीज रखते हैं। बोटानिकल गार्डन प्लांट्स का रखता है, जूलॉजिकल पार्क एनिमल्स का रखता है, और जो डेड के लिए रखते हैं वो रखते हैं म्यूजियम्स, और हमारे पास ये है हर्बेरिया। ओके, next question is taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of what? Option is monographs, flora, both A and B, or none of these, मतलब कोई भी नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से पूछा सकता है। इसका आंसर क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, clapping to those who are correct, both A and B, both flora and monographs. मोनोग्राफ्स किसी भी ना स्पीशीज, किसी भी ना एरिया में जो भी स्पीशीज होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, लेकिन फ्लोरा जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की ही स्पीशीज बताती है, एक पर्टिकुलर एरिया की। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, all living organisms are linked to one another because they have common genetic material of the same type, they share common genetic material but to varying degrees, all have common cellular organization, all of the above। तो समझना जरूरी है। तो okay, so the correct option is they share common genetic material but to varying degrees। If you are correct, clap. If you are wrong, then also clap because it gains motivation। They share common genetic material but to varying degrees। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबके पास कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोनेरन्स है, प्रोटिस्ट्स है हमारे पास, जो यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक हैं, वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश भी हैं, तो हम उनको कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन तो चला ही गया, साथ साथ फोर्थ ऑप्शन में चला गया कि ऑल ऑफ द अबव हो ही सकता है, ये ऑप्शन नहीं है, बचे ये दोनों। कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप, नो कैन दिस कांट बी सेम, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे एनिमल, चाहे वो अमीबा है, चाहे वो एल्गे है, चाहे वो फंगी है, चाहे वो ना कोई भी बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया है, हाँ माइकोप्लाज्मास है, वो सब जो है हम हमसे सेम ही तो होते हैं ना। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके पास अलग अलग जेनेटिक मटीरियल, सबके पास कॉमन जेनेटिक मटीरियल तो होता ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, हल्का सा अलग होता है। ऐसा परफेक्ट एग्जांपल है आरएनए एंड डीएनए। ओके, आरएनए और डीएनए अलग होता है, सबके पास जेनेटिक मटेरियल सेम ही होता है। यस, ऑल ऑफ दिस हैव क्रोमोसोम्स और नोटोसोम्स, उसके अंदर डीएनए होता है या फिर आरएनए बोल सकते हो आप, उसके अंदर आपको जीन्स मिल जाएंगे, लेकिन हल्के हल्के प्रॉब्लम चीजें होने से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसे अलग चीजें होती हैं जो अलग अलग होती है, हल्की हल्की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं हम बेबी को नेक्स्ट प्रोजेनी जनरेट करते हैं, पेरेंटल जनरेशन, दोनों रिप्रोड्यूस करके एक प्रोजेनी बनाती है न्यू, और वो जो होती है उन दोनों के हाइब्रिड होती है। प्रोजेनी जो न्यू प्रोजेनी होती है वो पेरेंटल जनरेशन के दोनों के हाइब्रिड होती है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। Which of the following is a defining characteristic of living organisms? Growth, ability to make sound, reproduction, response to external stimuli। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं।
आंसर इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको आता है, नहीं भी आता है तो कोई नहीं, जस्ट प्रैक्टिस। और अच्छी तरह से पढ़िए। ग्रोथ हमने पहले भी बात करी है अपने फर्स्ट वीडियो में कि ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ अगर एक हम मास और साइज में मैटर करके देखें तो एक स्नो बॉल भी तो ऐसे बढ़ जाती है, किसी ऊपर एक्सटर्नल डाल दे तो वो भी तो बढ़ ही जाता है, उससे ग्रोथ तो हो ही जाती है। ऑल्दो उनकी ग्रोथ आउटसाइड होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ इनसाइड होती है, लेकिन ग्रोथ ग्रोथ है, उधर भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमें पता है कि स्नोबॉल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ग्रोथ नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, एबिलिटी टू मेक साउंड। आप अपने जितने कोई भी मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, कोई भी अगर आप देख रहे होंगे डिवाइस से, तो वो तो आवाज़ कर रही है ना मेरी। अब वो तो आवाज़ कर रही है, इसमें मतलब ये थोड़ी ना वो डिवाइस लिविंग हुआ, नहीं हो सकता वो लिविंग, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, उस पर ये ना डिस्क्वालीफाई होता है। थर्ड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है हम नहीं बोल सकते, पहले भी बताया था, क्योंकि कुछ प्रोजेनीज ऐसी भी हैं जो स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल का एंटोनिम होता है स्टेराइल, और स्टेराइल मतलब जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बट दे आर स्टिल लिविंग बींग्स। इसके एग्जाम्पल है टाइगॉन, लाइगर, म्यूल्स, जॉर्ज, जोंकी, स्टेराइल वकरबीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कितने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इसके। तब लेकिन ये सब लिविंग है। और इससे एक और एग्जांपल है कोमा पेशेंट। ओके, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला। नहीं नहीं नहीं, कोमा पेशेंट तो उसका हो गया, दूसरे का है ये। नो, कोमा पेशेंट नहीं हुआ, कोमा पेशेंट कॉन्शियसनेस का मेक श्योर। वैसे कॉन्शियस बता दूं उसका कि कोमा पेशेंट जो है जिसका ब्रेन डेड होता है, यहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोमा पेशेंट अगर किसी का ब्रेन डेड है तो उसका हार्ट और लंग्स जो है मशीन से रिप्लेस किए जाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा होता है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो कमांड भी नहीं दे सकता है दूसरे ऑर्गन्स को काम करने की, तो वो काम नहीं कर सकते पूरे बॉडी, तो वो उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। इसलिए वो जिनके हार्ट और लंग्स होते हैं जिनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, वो नाइदर लिविंग होते हैं और वो नॉन लिविंग भी नहीं होते हैं, वो उस स्टेट में होते हैं जहाँ पर हम उनको लिविंग भी नहीं कह सकते, ना है कि हम उनको नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि लिविंग होने के लिए उनके पास कॉन्शियसनेस ज़रूरी है, और नॉन लिविंग के लिए उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं लेकिन उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, इसलिए हम उनको लिविंग बींग्स के अंदर भी नहीं डाल सकते और नॉन लिविंग्स के अंदर भी नहीं डाल सकते, तो वो एक अलग सी स्टेट में होते हैं। ओके, वो बाद में पता चलता है कि वो अगर बच गए तो लिविंग में आ जाएंगे, नहीं बचे तो नॉन लिविंग में आ जाएंगे, डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQs। in taxonomy, nomenclature means understanding of characters of organisms such as external or internal structure, structure of cell, development processes, ecological information, standardization of names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world, grouping of organisms into convenient categories based on characters and giving names in Latin or Greek language, correct description of the organism so that the naming is possible. So, okay, the correct option is flattening to those who are correct. Standardization of names that an organism is known by the same name all over the world. इसका मतलब क्या हुआ, इतनी लंबी लाइन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन कहता है द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, यहाँ पर आप एक आइडेंटिफिकेशन बोल रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन बोल रहे हैं, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का कोई भी काम नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर का नाम तो तब आएगा
हम नॉमिनिकेशन चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि करेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल सके इंसान की, या फिर हम अच्छे